गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको चीन की 1911 की क्रांति बताया था, उसके कारण और परिणाम क्या था। आज हम लेंगे डॉक्टर सन यात सेन। पहले उनका जीवन परिचय। आधुनिक चीन के राष्ट्रपिता के रूप में समादृत डॉक्टर सेन का जन्म 12 नवंबर 1866 ईस्वी को दक्षिण चीन के कैंटन डेल्टा के हंसियांग शान नामक गांव में हुआ। उसका बचपन का नाम सुन वैन था। एक मिशन स्कूल में उसकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव स्वरूप सन यात सेन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 1892 ईस्वी में उसने मेडिसिन एवं सर्जरी में स्नातकीय उपाधि अर्जित की। चीन की दुर्दशा और उसका कारण उसके चिंतन का आधार बन गया। मंचू सत्ता को अपदस्थ करना उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया। जीवन के अगले पड़ावों में विभिन्न क्रांतिकारी संस्थाओं का गठन, मंचू सत्ता के प्रति विद्रोहों को उभारना, चीन से निष्कासित होकर जापान, यूरोप, अमेरिका आदि स्थानों पर चीन की स्वतंत्रता की कामना से भटकना, युवा पीढ़ी को राष्ट्रहित हेतु प्रवृत्त करना, क्रांति की मशाल जलाए रखना और दमित, अक्रांत एवं पंगु राष्ट्र को एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाने की धुन में ही सन यात सेन व्यस्त रहा। डॉक्टर सेन ने मंचू शासन का संगठित विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इस निमित्त हिंसंग चुंग हुई नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन किया गया, जो कि सोसाइटी फॉर द रीजेनरेशन ऑफ चाइना के नाम से भी जानी जाती है। 1894 में इसका मुख्य कार्यालय हांगकांग में खोला गया। डॉक्टर सेन ने यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। यूरोप प्रवास के दौरान वह समाजवादी आंदोलनों एवं साम्यवादी साहित्य के संपर्क में आया। इसी प्रवास में उसके विचारों में समाजवाद प्रभाव अंकुरित हुआ। 1899 ईस्वी में वह जापान में योकोहामा की चीनी बस्ती में बस गया और वहीं से चीन में अपने विचारों का प्रसार करने लगा। चीन के विद्यार्थी वर्ग में वह बहुत लोकप्रिय था। जापान में रहते हुए ही उसने अनेक गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं को एक सूत्र में बांधते हुए 1905 ईस्वी में तुंग मैंग हुई नामक संस्था का गठन किया। इस संगठन में मिन पाओ नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस संगठन का उद्देश्य चीन से मंचू राजवंश का शासन समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना करना था। जब अक्टूबर 1911 ईस्वी में चीन में क्रांति का विस्फोट हुआ, उस समय वह संयुक्त राज्य अमेरिका में था। क्रांतिकारियों ने उसे नई क्रांतिकारी सरकार का अध्यक्ष चुन लिया। तुंग मैंग हुई संस्था ने अब खुले रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। जनवरी 1912 ईस्वी में डॉक्टर सेन ने नए गणतंत्र का राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया। 12 फरवरी 1912 ईस्वी को मंचू राजवंश का शासन समाप्त कर दिया गया और चीन एक गणतांत्रिक राज्य बन गया। डॉक्टर सेन ने एकता हेतु अपना पद त्याग दिया और युआन को संयुक्त गणतांत्रिक चीन का प्रथम राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया। डॉक्टर सेन ने राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने का महत्वपूर्ण कार्य जारी रखा। जब युआन ने मंचू शासकों की तरह अपना निरंकुश शासन चीन पर थोपने का प्रयत्न किया, तो डॉक्टर सेन ने और उनके सहयोगियों ने जोरदार प्रतिरोध किया। डॉक्टर सेन ने तुंग मैंग हुई को अन्य गणतंत्रीय दलों के साथ मिलाकर एक नए राष्ट्रवादी दल कोमिंतांग का गठन किया। इस दल के माध्यम से युआन की निरंकुश नीतियों का प्रबल प्रतिरोध किया गया। कोमिंतांग दल का पृथक से वर्णन अब मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम लेंगे इसकी डॉक्टर सन यात सेन का जो दल था कोमिंतांग। कोमिंतांग 3 शब्दों से मिलकर बना है। चीनी भाषा में को अर्थात देश, मिन अर्थात जनता और तांग अर्थात दल को कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ देश की जनता का दल। कोमिंतांग अर्थात देश की जनता का दल। 1913 ईस्वी के चुनावों में कोमिंतांग दल को भारी सफलता मिली। युआन ने 10 अक्टूबर को स्थायी राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। संसद में कोमिंतांग सदस्यों ने युआन और उसकी नीतियों का लगातार विरोध किया। युआन शिकाई कोई स्वयं को सम्राट बनाने को आतुर था, परंतु दक्षिण पश्चिम में विद्रोह हो जाने पर उसे सम्राट बनने का विचार त्यागना पड़ा। जून 1916 ईस्वी को काल देवता ने उसके भाग्य का सदैव के लिए निपटारा कर दिया और उसकी मृत्यु से निरंकुशता पर तो नियंत्रण लगा, परंतु अराजकता का एक लंबा दौर प्रारंभ हो गया। इसी अवधि में प्रथम विश्व युद्ध का भी विस्फोट हुआ। युआन की मृत्यु में
मृत्यु से चीन में पुनः अराजकता फैलने लगी और 1917 ईस्वी के आखिर में कोमिंतांग ने कैंटन में दक्षिणी सरकार की स्थापना की जो पीकिंग की उत्तरी सरकार के विरोध में थी। सन यात सेन 1923 में कैंटन सरकार का प्रधान बना। सन यात सेन ने पहले अपने दल का गठन जापान के आदर्शों पर करना चाहा, परंतु 1917 ईस्वी की रूस की बोल्शेविक क्रांति ने उसे बहुत प्रभावित किया। सन यात सेन का धीरे धीरे सोवियत संघ की ओर झुकाव होने लगा। सोवियत संघ ने चीन के साम्यवादियों को कोमिंतांग से सहयोग की रणनीति समझाई। सोवियत संघ के प्रभाव के कारण कोमिंतांग और चीन की साम्यवादी पार्टी के बीच अच्छे संबंध रहे। साम्यवादियों को कोमिंतांग की सदस्यता प्रदान की गई। उन्होंने इससे अपने प्रभाव विस्तार में लाभ उठाया। डॉक्टर सेन की मृत्यु के बाद ये संबंध निरंतर कटु होते गए और गृह युद्ध का कारण बने। इसी दौरान वह बीमार हो गया और 12 मार्च 1925 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। अब हम लेंगे डॉक्टर सन यात सेन के लोकहित के 3 सिद्धांत। डॉक्टर सेन के सिद्धांतों को साम मिन चू अर्थात जनता के 3 सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें आप, साम मिन चू अर्थात जनता के 3 सिद्धांत। उनके ये विचार उनके अनेक भाषणों और लेखों द्वारा प्रकट हुए हैं। सन यात सेन ने कैंटन आने के बाद इसे ठोस रूप देने का कार्य किया। वह दल को संगठन के साथ साथ सैद्धांतिक आधार भी देना चाहता था। इन सिद्धांतों को दल के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में दल के घोषणा पत्र में स्थान देकर इसकी महत्ता स्पष्ट की गई है। अब सन यात सेन के 3 सिद्धांत जो हैं वो इस तरह से हैं। पहला, राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म। यह सान मिन चू का प्रथम सिद्धांत था। सेन की मान्यता थी कि चीन में सांस्कृतिक एकता तो थी, परंतु राजनीतिक एकता का अभाव था। वह चीन की दुर्दशा का मूल कारण राष्ट्रीयता की भावना के अभाव को मानता था। वह विदेशियों को बाहर निकालना भी इसके लिए आवश्यक मानता था, जो चीन का निरंतर शोषण कर रहे थे। उसके अनुसार चीन को विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार होने से बचाने हेतु लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना आवश्यक है। राष्ट्रीयता की भावना के विकास हेतु सेन और उसका दल सदैव सक्रिय और प्रेरक रहे। नेक्स्ट, दूसरा है प्रजातंत्र या पॉपुलिज्म। डॉक्टर सेन लोकतंत्रवादी था। उसने इस पर गहनता से विचार किया। वह लोकतंत्र को एक श्रेष्ठ व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता था। लोकतंत्र समानता पर आधारित होता है। जनता स्वयं अपना शासन करती है। उसके अनुसार चीन की दयनीय राजनीतिक स्थिति में सुधार लोकतंत्र की स्थापना से ही हो सकता है। वह जनता में संप्रभुता निहित मानता था। जनमत सर्वोपरि था और जनता को शासन कार्यों में अधिकाधिक भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने को उत्सुक था। नेक्स्ट, तीसरा था जन जीविकावाद यानी पीपल्स लाइवलीहुड। डॉक्टर सेन की धारणा थी कि कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे, सबका जीवन स्तर उन्नत हो। वह इसके लिए देश का तीव्र आर्थिक विकास आवश्यक मानता था। चीन की खाद्य समस्या के निवारणार्थ वह भूमि के समान वितरण का समर्थक था ताकि पर्याप्त उत्पादन हो सके। वह मार्क्सवाद के भौतिकवादी सिद्धांत का आलोचक था तथा वर्ग संघर्ष से असहमत। उसके मतानुसार चीन की समस्या उत्पादन की है, वितरण की नहीं। चीन की जनता निर्धनता से पीड़ित है। धन के असमान वितरण का प्रश्न बाद में आता है। उसके विचार समाजवाद से प्रभावित थे। उसे एक उग्र बुर्जुआ समाज सुधारक माना गया। चीन की जनता को आर्थिक न्याय दिलाने हेतु उसने विदेशी पूंजीपतियों और साम्राज्यवाद का घोर विरोध किया। डॉक्टर सेन के सिद्धांतों ने कोमिंतांग और चीन के लोगों को भविष्य की एक सकारात्मक दृष्टि प्रदान की। तो ये थे डॉक्टर सेन के लोकहित के 3 सिद्धांत। अब हम लेंगे डॉक्टर सन यात सेन का मूल्यांकन। डॉक्टर सेन एक प्रगतिशील चिंतक, प्रखर राष्ट्रवादी, कुशल संगठनकर्ता, प्रभावी मार्गदर्शक और सशक्त शासक के विभिन्न रूपों में हमारे सामने हैं। सन यात सेन ने अफीमची चीन को प्रखर चेतना युक्त बना दिया। अपनी तरुणाई में ही वह चीन की मुक्ति की कामना करने लगा था। निष्ठापूर्वक अपना अध्ययन पूरा कर वह एक पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता बन गया। विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना, सभाओं का आयोजन, विद्रोहों की योजना बनाना उसके जीवन का अंतिम अंग बन गया। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण काफी वर्षों तक उसे निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। चीन की एकता के लिए क्रांतिकारी सरकार की प्रधानता का त्याग कर देना सत्ता की छीना झपटी वाले देश में एक कल्पना सी लगती है। निरंकुश सत्ता के विरुद्ध पुनः प्रतिरोध में खड़े हो जाना उसके चरित्र की ही विशेषता है। चीन के एकीकरण के लिए वार्ता करने हेतु
पद का अहंकार त्याग कर पीकिंग चले जाना उसकी सरलता का प्रतीक है। उसमें संगठन का अद्भुत कौशल था। उसकी मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात ही प्राय पूरे देश में एकता स्थापित हो जाने के पीछे उसके द्वारा गठित सेना और प्रकट उद्देश्यों का योगदान रहा है। E.H. कार के अनुसार मार्च 1925 में सन यात सेन की मृत्यु हो गई, किंतु उसकी मृत्यु ने चीनी राष्ट्रीयतावाद के संरक्षक संत के रूप में चीन में उसका प्रतिष्ठित स्थान निश्चित कर दिया। उसका नाम विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध राष्ट्रीय विद्रोह का प्रतीक बन गया। वह विभिन्न विरोधी गुटों में समन्वय स्थापित करने में सक्षम था। साम्यवादियों का भी उसने विश्वास अर्जित कर लिया, परंतु उसके उत्तराधिकारियों की उनके साथ कलह रही। जॉन गुंथर इनसाइड एशिया ने, उसकी पुस्तक है इनसाइड एशिया, ने उसे पैगंबर बताया है। गैथन हार्डी ने टिप्पणी से असहमत होते हुए एक दृष्टिकोण के नाते उसे देखा जा सकता है। रूसी सलाहकारों ने, जो हाल में अपने देश में लेनिन पूजा के परिणाम देख चुके थे, फौरन संभावनाओं को जांच लिया। सन यात सेन के शव को औषधियों द्वारा संरक्षित किया गया। उसके आदर की भावना का परिश्रम के साथ साथ प्रचार किया गया। उसके लेख हर जगह प्रसारित किए गए। एक स्थानीय और अनभिज्ञात सरकार के अध्यक्ष की संदिग्ध स्थिति में वह राष्ट्रीय आकांक्षाओं के लिए, जो सारे साम्राज्य में चीनी लोकमत को संगठित करने वाली एक चीज थी, संगठन का प्रतीक बन गया। हार्डी ने उसकी महानता पर प्रायोजित होने का लांछन तर्कपूर्ण ढंग से तो नहीं लगाया है। कैंटन सरकार कभी भी अनभिज्ञात नहीं थी और न ही इतनी स्थानीय थी जितना कि आरोप लगाया गया। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति से महत्वपूर्ण उसकी विचारधारा हो जाती है। इस अर्थ में सन यात सेन से सन यात सेनवाद का अधिक प्रभावी होना स्वाभाविक ही था। इस स्तर के व्यक्ति फिर एक दर्शन या संस्था ही बन जाते हैं। सन यात सेन को चीनी राष्ट्रीयता और लोकतंत्र का पिता निरूपित किया जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। कोमिंतांग के काल में तो चीन ने सन यात सेन को राष्ट्रपिता का पद प्रदान किया। तो ये था डॉक्टर सन यात सेन।